नमस्कार बच्चों, मैं सुरेश पटेल। कल आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको संसाधनों के बारे में बताया हूँ। आज हम जैसे कि कल हमारी चर्चा हुई थी कि हम आज मिट्टियों के बारे में मिट्टी क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं मृदा की बनावट, मिट्टी की बनावट किस प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम उसे जानते हैं। पहले ये जानते हैं कि मृदा है क्या। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मृदा हमारे सभी किसान या हम सब के लिए एक अमूल्य संपदा है। हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मिट्टी या मृदा है। अमेरिकी विशेषज्ञ जो थे डॉक्टर के बेनेट के अनुसार उन्होंने कहा था, मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति की योग से बनती है। अर्थात धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है। यह मूल चट्टानें और जैव पदार्थों का सम्मिश्रण, मतलब दोनों से मिलके बनी होती है। इसमें दोनों मूल चट्टानें जब टूटती हैं, ठीक है, आगे जाके हम बात करेंगे उस पर, और जैव पदार्थ दोनों से मिलके बनी होती है, जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार की, मतलब अनेक प्रकार की वनस्पतियां जन्म लेती हैं। जैसे एक और जो विशेषज्ञ थे ये, और उन्होंने भी एक परिभाषा दी थी, उनका नाम था विल्कॉक्स के अनुसार उन्होंने बताया था, मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि मिट्टी बनती कैसे है, इसकी परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारक, जैसे मूल चट्टानें तथा भूभाग का उच्चावच आप समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो चलिए बात करते हैं उस पर। उच्चावच जो होता है, जैसे दाब, जैसे मान के चलिए आपने वो देखे होंगे चक्रवात, इन्हें अपनी भाषा में बनबूड़े बोलते हैं, अपने बुंदेलखंडी भाषा में उन्हें बनबूड़े बोलते हैं। तो उनसे वो हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं, जिनसे सेलों का क्या होता है, अपक्षय होता है। मतलब अपक्षय का मतलब सेल क्या होते हैं, टूटते हैं, चट्टानें टूटती हैं। जब टूटती हैं चट्टानें तो धीरे धीरे क्या करती हैं, उसमें जो टूट के मिट्टी का निर्माण करती हैं। और उसमें साथ में आप देखेंगे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के जो उनके शव होते हैं, भाई पेड़ पौधों की जैसे पत्तियां हो गए, उसी में गल जाते हैं सब कुछ, ऐसी कई इनके और जीव जंतुओं के अवशेष से मिट्टी का निर्माण होता है। आइए हम जानते हैं कि मृदा परिच्छेदिका, जो आपको अभी ये दिख रही है, मृदा परिच्छेदिका के बारे में अभी हम बात करेंगे। और आइए अब जानते हैं इसके बारे में। इसकी परिभाषा होती है मृदा परिच्छेदिका की, पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद कटान में गठन एवं रंग परतें, एक और रंग की परतें ऊपर बिछी होती हैं, जिन्हें मृदा छेदकों, मृदा की परतों का विन्यास या विन्यास को ही क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद, आपको जो दिख रहे हैं लंबवत परिच्छेद इन्हें बोलते हैं। जो अभी आपको माउस दिख रहा है वहाँ पे परिच्छेद ही आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपको क्या दिख रहे हैं, मृदा परिच्छेद दिख रहे हैं। इनके कटान या इनके विच्छेद को ही क्या करते हैं, मृदा परिच्छेद कहते हैं। मृदा परिच्छेद मुख्यतः 3-4 रूप से बना हुआ होता है। जैसे आपको फर्स्ट लेयर जो आपको पहली परत दिख रही होगी, इसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमस एंड, एक मिनट पेन ले लो थोड़ा, जो आपकी ये फर्स्ट वाली जो परत है इसको ह्यूमस एंड
टॉप सॉइल बोलते हैं। इसका हिंदी में होता है ऊपरी परत या मृदा, इसी को ही बोलते हैं प्रमुख रूप से। और जो दूसरी जो आपकी परत होती है इसे बोलते हैं सब सॉइल। सब सॉइल का हिंदी वर्जन, जैसे हिंदी में अगर देखें तो इसको उपमृदा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो होता है आपका वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स, मतलब इसका जो तीसरा होता है इसका होता है अपक्षरित शैल, मतलब टूटे हुए चट्टान है इन्हें बोलते हैं। और चौथा होता है आपका लास्ट वाला बेड रॉक, मतलब आपको स्पष्ट चित्र में दिख रहा होगा कि ये क्या है, आधार शैल हैं। ये ना कहीं से भी कोई भी टूटी नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि अब ये वाली आप चट्टानों को देखें, ये आपकी जो रेड लाइन अभी जा रही है, जो फर्स्ट लेयर है, ये प्रमुख रूप से मृदा यही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। इसी में सबके सब जो जीवांश होते हैं अधिकतर इसी में होते हैं। और जो उपजाऊ होती है या जो सबको जो जन्म देने की या जो इसमें जीवांश भी इसी में होते हैं। और खाद वगैरह जैसे आपका देखें, क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ दोनों इसी आपकी जो फर्स्ट वाली लेयर है इसी में पाई जाती है, इसलिए इसको हम मृदा इसी को कहते हैं। और आपका दूसरे नंबर का कंटेंट जो होता है वो आ जाता है आपका जो सब सॉइल। सब सॉइल में देखेंगे तो अब सब सॉइल जो होता है यहाँ से ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया में अभी यहाँ से जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये वाला, ठीक है, तो सब सॉइल होता है। ये सब सॉइल में इसमें कुछ जीवांश पाए जाते हैं, कुछ जीवांश कम ही जीवांश पाए जाते हैं, ज़्यादा जीवांश नहीं पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उपमृदा कह सकते हैं। और कहते हैं जो आपकी ऊपर वाली अभी मैंने बताया है कि ये सबसे पहले जो होती है वो होती है अपनी ऊपरी परत, इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा इसी को कहते हैं। आप देखें कलर अभी जो रेड कलर से है वो क्या है, मृदा दिख रही है आपको। फर्स्ट जो लेयर होती है उसे हम मृदा कहते हैं, दूसरी लेयर को हम क्या कहते हैं, उपमृदा कहते हैं। और तीसरी लेयर जो होती है आपकी, तीसरी लेयर जो होती है ये होती है वेदर्ड रॉक एंड जो आपकी तीसरी होती है वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स, इसे हम बोलते हैं अपक्षरित शैलें। क्या बोलते हैं, अपक्षरित शैलें। आपको जो आपकी जो पीली वाली लाइन है, जो पीला वाला हिस्सा है उसी पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि जो पीला वाला हिस्सा है ये क्या है, आपका तीसरे नंबर की परत है। और ये इसे हम हिंदी में बोलते हैं अपक्षरित शैलें। मतलब अपक्षरित शैलों का मतलब टूटी हुई शैलें, टूटी हुई चट्टानें। इसमें मिट्टी भी होती है, चट्टानें भी होती हैं, ठीक है। ये होती है आपकी टूटी हुई चट्टानें भी बोल सकते हैं, अपक्षरित शैल भी बोल सकते हैं। ये क्या है, सबकी सब अपक्षरित शैल जिन्हें हम बोल सकते हैं। आपका लास्ट आता है आपका शैल भी बोल सकते हैं, चट्टानें भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बेड रॉक लिखा ही है उसमें बेड रॉक बोल सकते हैं। अभी आपका जो चौथा पार्ट है, चौथी जो होती है आपकी बेड रॉक होती है। बेड रॉक इसे आधार शैल भी बोलते हैं और चट्टानें भी बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चट्टानें ही आपको देखने को मिलेंगी। आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट वाला रेड कलर का एरिया है वो आपका उसे मृदा बोलते हैं। दूसरे नंबर का होता है आपका सब सॉइल, इसे जो ऑरेंज कलर से है उसे हम क्या बोलते हैं, उपमृदा बोलते हैं। और तीसरी जो आपकी हो जाती है जो आपका येलो कलर से है उसे हम बोल सकते हैं क्या, अपक्षरित शैलें या टूटी हुई चट्टानें भी। इसमें आपको सिर्फ ये तस्वीर आपको ध्यान में रखना है कि तीसरी जो परत होती है वो आपकी अपक्षरित शैलें होती हैं, और चौथी जो आपकी परत होती है वो आपकी बेड रॉक का मतलब आधारित शैलें या मूल चट्टानें भी बोल सकते हैं, इनमें ये होता है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये आपका अधिकतर जो मेन क्वेश्चन है ये उसी में आता है। अब जानते हैं भारत में मिट्टियाँ, तो मिट्टियों में हमें
सिर्फ आपकी जो 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, सॉरी 6 प्रकार की मिट्टियाँ, 6 प्रकार की मिट्टियों पे ही हमें ध्यान देना है। और हम उसमें अभी टेक्की जो आपको नक्शे में दिख रही हैं, आपकी पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है और लैटराइट मिट्टी है। आपको कलर वाइज देखना है कि कौन सा कलर कहाँ कहाँ पे है। अब मतलब आपको राज्यों के बारे में अभी नीचे बता देंगे, कुछ राज्य में कैसे कितनी कितनी कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इन जो आपको अभी 8 मिट्टियाँ दिख रही हैं, इनमें से आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ना है इसमें से जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टियाँ, पर्वतीय मिट्टियाँ और शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ। अब जो आप 7वीं और 8वीं मिट्टी को देख रहे हैं, वो 7वीं और 8वीं मिट्टी जो है वो इन्हीं का मिश्रण करके बनाई गई हैं, बन जाती हैं। जैसे मान के चलिए कोई मिट्टी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है। दोनों कहीं ना कहीं दोनों थोड़ा बहुत दोनों क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। इन्हीं को ऐसे ही मिक्स करके इनका निर्माण हुआ है। और जैसे इसमें हम नक्शे के आधार पर देखेंगे कि भारत के दक्षिणी भाग में और जो सिक्किम, और चलिए यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा नीचे चलते हैं। ये जैसे देखें, इसमें भी आपको 8 मिट्टियाँ देखने को मिलेंगी, जिसे आपको इसमें भी एलुवियल, डिजर्ट, ब्लैक, रेड, लैटराइट, माउंटेन, ये इन्हीं मिट्टियों को आपको देखना है, नक्शे में देखना है, और आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। जैसे थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। एलुवियल जो मिट्टी होती है, वो एलुवियल को हम देखेंगे। अब आपको नक्शा में ये जो आपको जो ग्रीन वाला कलर दिख रहा है, ये सॉरी ब्लू, स्काई ब्लू वाला कलर दिख रहा है ना, ये जहाँ जहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे भारत में कौन सी है, एलुवियल, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे है। जैसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ से इतना बड़ा एरिया, जैसे अभी 1 मिनट अभी बात करते हैं। जैसे ये वाला एरिया हो गया अपना, यहाँ से लेके ये सब का सब क्या आ जाएगा, जलोढ़ में ही आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये जलोढ़ वाला एरिया जो है, ये जलोढ़ मिट्टी अधिकतर वहीं पे पाई जाती है जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं। क्या होती हैं? बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं। जलोढ़ मिट्टी अधिकतर वहीं पे पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं बिना नदियों के तो आएगी नहीं जलोढ़ मिट्टी। आप उसके नाम में ही क्या है, जलोढ़, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये आपका देखेंगे तो ये देखना आप कितने भाग में लगभग हो गई। ये आपको अपने घर पे नक्शे में चेक कर लेना है। ये आपका प्रमुख रूप से ये हो गया। फिर आपका थोड़ा सा हिस्सा ये बच जाता है, ये आपका जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी, ये आपका जलोढ़ हो गया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे है, थोड़ा थोड़ा करके एरिया को समझ लेंगे। ये आपका जलोढ़ मिट्टी हो गया। अब आता है आपका दूसरा मिट्टी, देखें, डिजर्ट का मीन्स होता है रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी आप देखेंगे तो इसका कलर कौन सा है, येलो दिख रहा है आपको, तो येलो राजस्थान और गुजरात का कच्छ। ये आपको इसे भी थोड़ा टिक कर लेते हैं। ये आपका ये हो गया आपका कौन सा मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। आपको राज्यों के नाम उनमें इसी कोशिश करना है कि आप नक्शे से ही ज़्यादातर अधिकतर उसे पढ़ने की कोशिश करें। फिर आता है आपका ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक मिट्टी का, काली मिट्टी का तो आपको पता ही है। काली मिट्टी आप देखें तो काली मिट्टी का कौन सा है, ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन कलर में आप देखें, जहाँ जहाँ पे आपको ग्रीन दिख रही है, जो प्रमुख रूप से ग्रीन दिख रही है, उसे हम ग्रीन से ही क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। ये हो गया आपका कम ग्रीन, सॉरी ज़्यादा ग्रीन नहीं भर लेना है, कम ग्रीन भरना है। यहाँ से थोड़ा सा इतना हिस्सा ये हो गया, और फिर इतना हिस्सा ये यहाँ से, उसमें अपना पूरा मध्य प्रदेश आ जाएगा। थोड़ा सा
ये पूरा महाराष्ट्र आ जाएगा, थोड़ा तेलंगाना आ जाएगा, और फिर इसमें थोड़ा सा आंध्र प्रदेश आ जाएगा, थोड़ा सा कर्नाटका आ जाएगा, महाराष्ट्र पूरा आ जाएगा, गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा। ये आपकी हो जाती है काली मिट्टी। आपको बिल्कुल नक्शे पे ऐसे ही करके देखना है, कोशिश करना है कि नक्शा बनने लगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपका चौथा जो होता है आपका लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में देखें तो आप लाल मिट्टी को ये वाला हिस्सा जो जिसे ब्राउन बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं है तो उसे हम ब्राउन नहीं बोल सकते हैं अधिकतर। तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा देखें आप, यहाँ से लेके ये आपका कौन सा है, लाल मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है, ये आपकी लाल मिट्टी जा रही है। लाल मिट्टी अधिकतर भागों में भारत में पाई जाती है। इन पे चर्चा थोड़ा आगे कर लेंगे हम। थोड़ा सा आपको नक्शे में सिर्फ ये समझना है कि मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार से पाई जाती हैं। ये हो गया आपका लाल मिट्टी। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे भी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका नागालैंड। ये आपके ये नाम तो आपको सीरीज में ही पढ़ने के लिए आपके बुक में अवेलेबल हैं। थोड़ा सा नक्शे में देखेंगे तो हमें काफ़ी टाइम तक याद रहेगा, इसलिए। फिर आपका आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी आप देखें तो ये आपको मिलेगी बिल्कुल कोने कोने में। कोने का मतलब, एक मिनट कलर चेंज कर लें थोड़ा। कोने का मतलब है जो आपके निचले छोर, नीचे वाले भाग हैं, उनमें आपको क्या मिल जाएगी, काली मिट्टी देखने को, सॉरी लेटराइट मिट्टी देखने को मिल जाएगी। जैसे इस वाले से करें तो ये आपको दिख रहा है पतला पतला से हिस्सा, ये आपकी लेटराइट मिट्टी हो गई। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ये काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आता है आपका लास्ट माउंटेन। अब माउंटेन का मतलब होता है पर्वतीय। अब पर्वत जहाँ जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी, पर्वतीय मिट्टी हमें देखने को ज़्यादा मिलेगी। जैसे आपका भारत के उत्तरी भाग में क्या है, अधिकतर पर्वत वहीं पे हैं, जैसे आप लोग भी जानते हैं। ये नेपाल का हिस्सा छोड़ देना है, अपने भारत से मतलब है। और फिर ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर का एरिया लगता हुआ सीधे। फिर आपका आ जाएगा जैसे सिक्किम, इसी में आ जाएगा। भूटान को छोड़ देंगे, अरुणाचल प्रदेश का भी काफ़ी हिस्सा इसमें आ जाता है। थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का भी आ जाता है। थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश के जो घाटी है ना, वो भी आ जाता है। जो मध्य प्रदेश में भी पहाड़ हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। चलिए मिट्टियों के अलग अलग प्रकार से उनका चित्र देख के समझते हैं। जैसे आपका आता है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल जो होती है इसे हम पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। और पर्वतीय मिट्टी जो होती है यह मिट्टी हिमालय पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। अधिकांश यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। अब पतली, छिद्रमयी, दलदली का मतलब क्यों, इससे देखो आप चट्टानें टूटेंगी तो उनमें क्या होता है, पतली भी होगी, उनमें जो दलदली का मतलब उसमें पानी आएगा तो वो धंसने भी जल्दी लगती है। और आपका जो होता है छिद्रमयी, भाई कंकड़ में आप देखेंगे जो मिट्टी होती है उसमें कंकड़ होते हैं, तो कंकड़ में जो उसमें हम जब पानी डालते हैं रेत में तो वो कैसे हो जाती, वो उसमें पानी कैसे तुरंत सोख लेती है, तो ये छिद्रमयी होती है। और इसमें हम देखेंगे पहाड़ी ढालों के तलहटी, टर्शियारी कालीन, जो बलुई, छिछली, छिद्रमयी और कम वनस्पति, इसमें वनस्पति का अंश बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब जो ऐसी जो ढलानें होती हैं पर्वतों की, ऐसी ही जो ढलानें होती हैं उनमें प्रमुख रूप से एक ही जो वहाँ पे वनस्पति अधिकतर पर्वतों पे देखेंगे तो अधिकतर एक ही होगी। और इसमें वनस्पति का अंश कहीं कहीं पे ज़्यादा होता है। जैसे ढलान में, अब यहाँ से ढल के आई है, तो जैसे आप ये वाला एरिया देखें, इसमें हम समझेंगे तो ये वाला एरिया हम देखेंगे अगर, तो ये ज़्यादा उपजाऊ होगा, ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। और यह मिट्टी
इसमें देखें प्रमुख रूप से इसमें पत्थरों के छोटे टुकड़े अधिक तथा वनस्पति चूना और लोहे के अंश कम पाए जाते हैं। चाय एवं आलू की कृषि के लिए यह उपयुक्त है। इसमें हम देखेंगे तो ये आपका ये दिख रहा है आपका नैनीताल, मंसूरी, चकराता आदि स्थानों पर ये मिलती है। और ऊपरी भागों में भारत में हिमालय के दक्षिणी भाग में असम और दार्जिलिंग में चिकनी एवं महीन मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी में जो भारत के हिमालय, दक्षिणी और दार्जिलिंग में जो चिकनी महीन मिट्टी मिलती है उसमें देखेंगे तो अधिक रूप से चाय और कृषि के लिए उपयुक्त हो। जो नैनीताल में और मंसूरी, चकराता में जो मिट्टी प्राप्त होती है वो उसमें चीड़ एवं साल के वृक्ष अधिक होते हैं। और हिमालय के उन भागों में जहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं उनमें ग्रेनाइट, ड्रोमाइट आदि आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती हैं। अब आता है आपका डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी में रेगिस्तानी मिट्टी आप जानते हैं कि आपको ये दिख रही है ये पूरी की पूरी, इसमें आपको वनस्पति के अंश बिल्कुल कम ही होते हैं, नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है और जीवाश्म के अंश भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इस मिट्टी को अगर जहाँ पे सिंचाई की सुविधा अच्छी है वहाँ पे इसे उपजाऊ बना सकते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण इसे बंजरी छोड़ दिया जाता है। और यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाती है। अब आता है आपका ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी अभी हमने देखा है कि यह भारत में अधिकतर जगहों पे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 40% जलोढ़ मिट्टी भारत के भूभाग पे पाई जाती है। अब काली मिट्टी के और भी नाम होते हैं, ऐसे रेगड़ या कपास वाली मिट्टी भी कह सकते हैं या कहते हैं। इसका रंग गहरा काला और कणों की बनावट इसकी क्या होती है, बारीक होती है। इसमें अधिक देर तक आप जल एवं नमी ठहर सकती है। इस मिट्टी में चूना, पोटास और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जीवांश का अभाव होता है। इसमें जब सूख जाने पर इसमें जो आपको जो दरारें दिख रही हैं ऐसी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। और इन दरारों से इसके वायु मिश्रण में सहायता मिलती है। इसे मुख्यतः जुताई वाली मिट्टी भी कह सकते हैं। यह भारत में गुजरात से अमरकंटक तक और बेलगाम से गुना तक पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र के आपके यहाँ पे देखेंगे, यह मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश एवं मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी तथा तटवर्ती भाग, तमिलनाडु के भाग, राजस्थान के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। हम भी बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आते हैं, तो कहीं आप जैसे थोड़ा सा महोबा साइड या थोड़ा सा छतरपुर से थोड़ा सा ये आप साइड पूर्व से अपने महोबा साइड जाएंगे तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आता है आपका लेटराइट मिट्टी। लेटराइट जो मिट्टी होती है, यह मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों से हुआ है जहां शुष्क मतलब ठंडी और तर मौसम बारी शुष्क मतलब ठंडा और गर्म मौसम बारी से आता है। और ये इसका निर्माण लेटराइट चट्टानों के टूटने से टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें देखें तो प्रमुख रूप से चूना, फास्फोरस और पोटेशियम कम मात्रा में मिलता है, किंतु वनस्पति का अंश जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। गहरी लेटराइट मिट्टी में चूना ऑक्साइड और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है, जैसे गहरी लेटराइट मिट्टी, अब सफ़ेद लेटराइट मिट्टी, गहरी जल वाली मिट्टी, ठीक है। लेटराइट मिट्टी यह है।
देखें तो यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के जिले और कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल के चौड़े समुद्री तट और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट के बीच तथा दक्षिणी उड़ीसा के भागों में और घाटियों में मिलती है। अब आता है आपका, और इसमें अगर प्रमुख फसलें देखें अगर इसकी, तो इसकी जो फसलें प्रमुख होती हैं उसमें चावल, कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलें इसके लिए क्या होती हैं, बहुत ही उपयोगी होती हैं और अधिकतर मात्रा में इसका उपयोग जो होता है वो मिलता है। अब आता है आपका एलुवियल सॉइल, जो होते हैं आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग 40% भाग में पाई जाती है। इसका जो उपनाम है वो उपनाम काप भी बोल सकते हैं, दोमट भी बोल सकते हैं, कछारी भी बोल सकते हैं, चीका भी कहा जाता है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हल्के भूरे रंग की होती है। जी आपको हल्का भूरा रंग दिख रहा होगा, जी हल्का भूरा रंग की जो मिट्टी है कैसी होती है, हल्के भूरे रंग की मिट्टी होती है। और इसे खुदाई करने पर यह लगभग 490 मीटर गहराई तक भी पाई जा सकती है, यह पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी होती है, परंतु पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी अधिकतर नदियों द्वारा, जो भारत का ऊपरी भाग है, जो मिट्टियाँ होती हैं वो उनके ऊपरी जो हिमालय द्वारा जो बड़ी बड़ी प्रमुख नदियाँ होती हैं, मेजर रिवर्स ऑफ इन इंडिया, जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं उनके द्वारा लाई गई, प्रमुख नदियों द्वारा लाई गई, बहाकर लाई गई मिट्टी को इसका जो वैसे साइड किनारों में या मैदानों में छोड़ दिया जाता है। तो जब यह मिट्टी पतली होती है, जहाँ पे इसकी परत कैसे होती है, पतली होती है, वहाँ पे यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। और जहाँ पे मिट्टी अधिक उपजाऊ, जहाँ पे मिट्टी की परत कैसी मोटी होती जाती है, वहाँ पे भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे हो जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसकी अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पे, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब भाई आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और ये आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नॉर्थ राजस्थान, इनमें अधिकतर सबकी सब आप देखेंगे तो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, तो अधिकतर आप जो ऊपर के 4-5 राज्य लिखे हुए हैं, इन्हीं में सबकी सब नदियां इन्हीं में आ जाना है, ये इसी में आ जाना है सबकी सब नदियां, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस जलोढ़ मिट्टी का ज़्यादा होगा। और इसकी अगर फसलों की बात करें तो फसलें इसमें मुख्य रूप से अब आते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल मध्य प्रदेश, कहाँ पाई जाती है, रेड मतलब लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। ये मिट्टी आपको अपने छतरपुर जिले में ही देखने को मिल जाएगी। जब अपने जटाशंकर साइड निकलते हैं तो वहाँ पे यह मिट्टी देखने को मिल जाएगी। जटाशंकर में आपको अधिकतर ऐसी ही मिट्टी मिलेगी आपको। जब आप देखेंगे तो बिल्कुल लाल कलर की मिट्टी, जिसे लाल मिट्टी बोलते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जो जलवायु, ये मिट्टी का निर्माण शुष्क और तर जलवायु के प्राचीन रबेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है। ताप्ती नदी में घाटी में पहाड़ियों के ढालों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों में टूटने से उसमें मिला हुआ लोहा मिट्टी में फैल जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं इसका रंग आपको चॉकलेटी मिलेगा, भूरा मिलेगा, पीला मिलेगा अथवा काला भी मिल सकता है। अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होने के कारण गहराई और उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। मतलब कहीं कहीं पे उपजाऊ हो सकती है, कहीं कहीं पे उपजाऊ नहीं हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। इसकी अगर प्रमुख फसलें देखें तो इसमें
बाजरा की सबसे अच्छी फसल हो सकती है, लेकिन मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें, मोटे अनाज की फसलें के लिए मिट्टी उपजाऊ है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से इसी जो आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो देखेंगे कि कल पढ़ेंगे हम दूसरा संसाधन जल के बारे में कल पढ़ेंगे। थोड़ा आप भी पढ़ के आइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। नमस्कार।